आज भारत का मुसलमान हाशिए पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ चुनावों तक सीमित होकर रह गई है। आज की सच्चाई यही है कि भारत में मुसलमान वोटर के अलावा कोई औकात नहीं रखता। लोकतंत्र में मुसलमान हिस्सेदारी और भागीदारी से दूर खिसकता जा रहा है। मीडिया, राजनीति, शिक्षा और नौकरियों में मुसलमानों का अनुपात उसकी जनसंख्या के अनुपात से काफ़ी कम है। देश की राजनीति के केंद्र में मुसलमान जरूर है, लेकिन देश के लोकतंत्र में मुसलमान हाशिए पर पहुंच चुका है। अगर मुसलमान आज हाशिए पर है तो इसके पीछे की वजह क्या है? जब भी ये सवाल उठता है, कुछ रटी रटाई बातें सुनने को मिलती हैं कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से मुसलमान आगे न बढ़ पाया, बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, इसलिए मुसलमान पिछड़ गया। मैं समझता हूं कि भारत के मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मुसलमानों के पिछड़ने की 4 सबसे बड़ी वजह बताऊंगा। मुसलमानों के पिछड़ने की पहली सबसे बड़ी वजह है मदरसाबाजी। एक समय था जब एजुकेशन में मुसलमानों की स्थिति सबसे बेहतर हुआ करती थी। गणित, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और चिकित्सा विज्ञान में मुसलमान सबसे आगे थे। एशिया और यूरोप की बड़ी लाइब्रेरीज में इस्लामिक विद्वानों के ज्ञान का बहुत बड़ा जखीरा आज भी मौजूद है, और ये सारे इस्लामिक विद्वान मदरसों के ही प्रोडक्ट्स थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की गदर में मदरसों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों के इस पहले विद्रोह में सैकड़ों मौलानाओं को फांसी पर टांग दिया गया था। 1857 से लेकर 1947 तक चले आज़ादी के पूरे मूवमेंट में भी मदरसों से निकले शागिर्दों, उलेमाओं और मौलानाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो मदरसे कभी मुसलमानों के लिए ज्ञान के मुख्य इदारे हुआ करते थे, जो मदरसे कभी मुसलमानों को अपडेट कर उन्हें आधुनिक दुनिया से जोड़ने का अहम काम किया करते थे, 1947 के बाद यही मदरसे मुस्लिम समाज को जाहिल बनाए रखने के कारखाने बन गए, और जहालत के इस कारखाने से साल दर साल वो जमातें निकलती रही जो मुस्लिम माशरे को लगातार वक्त में पीछे की ओर ढकेलती रहीं। आज़ादी से पहले जो मदरसे मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कर सेकुलर तंजीम बनाने की जद्दोजहद करते थे, 1947 के बाद ये सेकुलर भारत के मदरसे रियासत मदीना का ख्वाब देखने के चक्कर में कुरान और हदीसों तक महदूद होकर रह गए, और इस तरह ये मदरसे मुस्लिमों के मुस्तकबिल को तबाह करने का मरकज़ बन गए। मदरसों के जरिए कुरान की रट्टम पेल और हदीसों के वैचारिक कचरे को जहनियत में घुसेड़ने का नतीजा ये हुआ कि जहां भारतीय समाज के बाकी तबके वक्त में आगे बढ़ते गए, वहीं मुस्लिम समाज लगातार पिछड़ता चला गया। आज़ादी के 55 साल बाद राजेंद्र सच्चर ने मुस्लिम समाज के आर्थिक हालात का जायजा लिया तो पता चला कि अक्सरियत मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। राजेंद्र सच्चर की इस रिपोर्ट के आने के बाद मुस्लिम तबके में हलचल हुई, लेकिन अपने इस हालात के लिए मुसलमानों ने अपने गिरेबा में झांकने के बजाय सरकारों पर ही आरोप मढ़ दिए कि उनकी गलत नीतियों की वजह से मुस्लिम हाशिए पर पहुंचे हैं। आज की स्थिति ये है कि मुस्लिम समाज के तकरीबन 10 लाख बच्चे हर साल इन मदरसों से हाफिज कुरान बनकर निकलते हैं। जरा सोचिए, अगर ये 10 लाख बच्चे हर साल चपरासी से लेकर डीएम तक की नौकरियों का हिस्सा बनते तो क्या आज मुसलमानों के हालात ऐसे होते? आज़ादी के बाद मुसलमानों ने मदरसों को मजहबी जहालत पैदा करने का अड्डा बना लिया, तो इसमें दोष किसका है? किसी भी समाज की तरक्की का रास्ता एजुकेशन से होकर ही निकलता है। इस देश में ईसाइयों की आबादी महज 2% है, लेकिन आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, ईसाइयों के बड़े छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। ईसाइयों के अलावा दूसरी माइनॉरिटीज़ ने भी अपने अकीदों को एक तरफ रख शिक्षा को तरजीह दी, और वे इस देश में अपनी आबादी के अनुपात से ज़्यादा की भागीदारी तय करने में कामयाब हुए। सिखों की आबादी 2% से भी कम है, लेकिन सिस्टम में उनकी भागीदारी उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या में मामूली भागीदारी वाला पारसी समुदाय भी अल्पसंख्यक है, लेकिन इकोनॉमी में उनका योगदान कहीं ज़्यादा है। देश की दूसरी माइनॉरिटीज़ का भी यही हाल है। वे अल्पसंख्यक होकर भी व्यवस्था में अपनी भागीदारी के साथ अपना वर्चस्व भी बना पाने में सक्षम हो गए। देश की आबादी में 15% की भागीदारी करने वाली मुस्लिम माइनॉरिटी का सिस्टम में योगदान कम से कम 15% का तो होता ही।
लेकिन देश की ये सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी देश के पूरे सिस्टम से गायब नज़र आती है, तो इसमें दोष किसका है? मुसलमानों की दर हकीकत यही रही कि वे मदरसाबाजी के चक्कर में एजुकेशन की गरिमा को मजहबी जूते के नीचे रौंदते चले गए। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान अपनी आबादी के बराबर का हक हासिल करने में तो फेल हुए ही, साथ ही खुद के लिए भी समस्या बन गए। मुसलमानों के पिछड़ने की दूसरी सबसे बड़ी वजह मुल्लावाद है। ये समस्या मदरसाबाजी की देन है। मुसलमानों की मेहनत की कमाई पर पलने वाले मुल्ला वर्ग ने मुस्लिमों को इस्लाम से अलग कुछ सोचने ही न दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान दीन के झूठे झुनझुने को बजाता रह गया और दुनिया की हकीकतों से दूर हो गया। इसी मुल्ला वर्ग ने मुस्लिमों की आधी आबादी को शरीयत के नाम पर मजहब की घेराबंदियों में कैद कर दिया। वैसे तो भारत में बसने वाले हर वर्ग में महिलाओं की स्थिति एक जैसी है, लेकिन मुसलमानों को छोड़कर सभी वर्गों ने बेटियों के प्रति अपनी दकियानूसी सोच से उबरने की कोशिश जरूर की। लड़कियों के प्रति मजहबी सोच की वजह से ही मुस्लिम लड़कियों का कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन हो गया, जिससे मुसलमानों की तरक्की की रही सही कसर भी बाकी न रही। मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है राजनैतिक समझ का अभाव। मदरसों से निकली मुल्लाओं की जमातों ने मुसलमानों के अंदर राजनैतिक समझ ही पैदा ना होने दी। मदरसों से मुफ्त में मिलने वाली इस्लामिक अफीम पीकर ये मुल्ला आम मुसलमानों को रियासत मदीना के ख्वाब दिखाने लगे। इसी वजह से देश की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी कैसे तय हो, मुसलमानों में ये समझ ही विकसित ना हो पाई। मुसलमान भारत का जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की बजाय महज वोटर बनकर रह गया। आज़ादी के बाद कांग्रेस के दौर में भी वोटर रहा और आज भी मुसलमान की औकात वोटर से ज़्यादा कुछ नहीं है। आजम खां और ओवैसी जैसे लोगों में अपना सियासी मुस्तकबिल ढूंढने वाले मुसलमानों में अगर राजनीतिक समझ होती तो ऐसे लोग मुसलमानों के रहनुमा ना बने होते। मुसलमानों की चौथी सबसे बड़ी समस्या कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ना करना है। हर क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति होती है और हर संस्कृति की अपनी एक पहचान होती है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में यह सांस्कृतिक पहचान साफ तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन गौर से देखें तो दुनिया के हर कोने, हर इलाके में ऐसी एक अलग संस्कृति का बसेरा आपको नजर आ जाएगा। लेकिन इस्लाम जहाँ भी गया उसने लोकल कल्चर की परवाह नहीं की। पिछली कुछ सदियों में शहरीकरण तेजी से हुआ। लोग अपने इलाकों से निकलकर शहरों में बसते गए, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान नहीं भूले। एक ही शहर में कई संस्कृतियां साथ रहने लगी। यह कल्चरल डाइवर्सिटी का दौर था। किसी को दूसरे की मान्यताओं से दिक्कत नहीं थी। सभी ने एक दूसरे के कल्चर को इज्जत दी। लेकिन इस्लाम की प्रॉब्लम ये है कि यह कल्चरल डाइवर्सिटी को स्वीकार नहीं करता। इस्लाम जहाँ भी होता है दूसरी तहजीबों को बर्दाश्त नहीं करता। मौका मिलते ही ये अपनी जहालत को दूसरों पर थोपना शुरू कर देता है। यहीं से समस्याएं पैदा होती हैं। लोग इस तरह की ज़बरदस्ती को नापसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे मुसलमान खुद में एक नापसंद कौम बनकर रह जाता है। आज मुसलमानों के लिए ये नापसंदगी पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है, लेकिन इन बातों पर अपनी गिरेबां में झांकने की बजाय मुसलमान इसे इस्लामोफोबिया का नाम देकर बच निकलता है। अगर इन चारों वजहों पर मुसलमान गौर करना शुरू करें और अपनी इन बेवकूफ़ियों को जल्द से जल्द सुधारने की जिद पर अड़ जाएं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मुसलमानों के हालात तो बदलेंगे ही, साथ ही भारत से सांप्रदायिकता की घिनौनी राजनीति का भी अंत हो जाएगा। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।